हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे मई मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मिलेगा। कंप्लीट जैसा क्लास में पढ़ाया गया है एज इट इज ऐसा ही मिलेगा विद कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में? अंडर द समर्थ कैंपेन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एम्स टू अचीव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन हाउ मेनी ग्राम पंचायत। पूछा गया है कि समर्थ अभियान के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य कितने ग्राम पंचायतों में डिजिटल परिवर्तन प्राप्त करना है। यानी कि क्या पूछा गया है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कितना, इसमें अमाउंट कितना पूछा गया है, ये आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 50,000। ठीक है, 50,000 इज द राइट आंसर। पूछा बोला क्या गया है, पूरा कंटेंट में देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह है प्रेजेंट में हमारे, रिसेंटली लॉन्च द समर्थ कैंपेन ऑन प्रमोटिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन इन 50,000 ग्राम पंचायत अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव इन लखनऊ। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी ने हाल ही में लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ए स्पेशल 75 कॉइन टू commemorate the inauguration of India's new parliament building. Which national emblem is featured on one side of the 75 coin? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हिंदी में देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने एक विशेष लॉन्च की घोषणा की है। भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपये का सिक्का, 75 रुपये के सिक्के के एक तरफ कौन सा राष्ट्रीय चिन्ह अंकित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, सबको पता है, न्यूज में था। 75 रुपये का सिक्के के लॉन्च जो कर रहे हैं, उसमें पूछा गया है कि एक तरफ कौन सा नेशनल एम्बलम है, पिकॉक, लोटस, लायन कैपिटल ऑफ द अशोक पिलर और नेशनल फ्लैग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लायन कैपिटल ऑफ द अशोका पिलर इज द राइट आंसर। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ स्पेशल ₹75 coin to commemorate the inauguration of India's new parliament building. Prime Minister Narendra Modi will unveil the coin on Sunday 28th of May, coinciding with the celebration of India's 75 years of independence. बोला गया है इसमें कि वित्त मंत्रालय ने भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में एक विशेष 75 रुपये का सिक्का लॉन्च करने की घोषणा की है। और ये बोला गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रविवार 28 मई को भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सिक्के का अनावरण करेंगे। ठीक है, कब होंगे भारत की आजादी के 75 साल? 15 अगस्त को। ठीक है, तो 28 मई को भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सिक्के का अनावरण करेंगे, ये अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे सब कुछ कि कब की इसमें जो 75 रुपये का जो सिक्का है, उसके एक साइड कौन सा नेशनल एम्बलम है? लायन कैपिटल ऑफ द अशोका पिलर। ठीक है, 75 रुपये का सिक्का। और ये लॉन्च कब होगा? 15 अगस्त को लॉन्च होगा। 75 साल जो कंप्लीट होंगे आजादी के उस दिन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which organization has provided the loan for the industrial corridor development in Andhra Pradesh? आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए किस संस्था ने ऋण प्रदान किया है? एडीबी ने, वर्ल्ड बैंक ने, आरबीआई ने या एआईआईबी? ठीक है, किसने किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किसने किया है पहले तो ये देख लीजिए कि किसने लोन दिया है फॉर द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन आंध्र प्रदेश। तो वो दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी इज द राइट आंसर। ठीक है, The ADB and the Indian government have recently signed a loan agreement worth $141.12 million to support the development of high quality internal infrastructure in Andhra Pradesh. ठीक है, क्या बोला गया है इसमें?
एडीबी और भारत सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाले आंतरिक बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए 141.12 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से अगर पूछा जाएगा तो आपसे ऑर्गेनाइजेशन की जगह लोन का अमाउंट पूछ लिया जाएगा कितना है, तो वो याद रखना 141.12 मिलियन डॉलर। ठीक है, इतना याद रखते चलना। और एडीबी और पर्पस तो आपने देख लिया, फॉर द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक हैज लॉन्च्ड, क्या लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, ये देख लेते हैं। सारथी अ रिवॉल्यूशनरी डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म एम्ड एट सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस फॉर मर्चेंट्स टू अडॉप्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एक्सिस बैंक सारथी प्लेटफॉर्म। क्या बोला गया है, एक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर अपनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सारथी, ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। पूछा गया है निम्न में से कौन एक्सिस बैंक के सारथी प्लेटफॉर्म का सबसे अच्छा वर्णन करता है, सबसे अच्छा इसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या अ डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट्स, नो। राइट आंसर हो जाएगा अ पेपरलेस ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म फॉर पीओएस टर्मिनल्स इज द राइट आंसर। Axis Bank has launched Sarthi, a revolutionary digital onboarding platform aimed at simplifying the process for merchants to adopt electronic data capture EDC और point of sale terminals। ठीक है, EDC का फुल फॉर्म याद रख लेना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर, एंड पॉइंट ऑफ सेल तो पता ही होगा, POS। ठीक है, एक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल को अपनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है। किसने, एक्सिस बैंक ने। इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना। क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है इसको डिटेल्स में पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाती हैं चीजें। ठीक है, तो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आ जाएगी, उस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन बनेगा अगर आपने अच्छे से कंटेंट पढ़ा है, समझा है, उसको डिटेल्स में न्यूज जानी है कंटेंट पढ़ के, तो आपको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। Which Indian state has achieved 100% coverage of प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY? किस भारतीय राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है? किसने किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना ने किया है। तेलंगाना स्टेट हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय अटेनिंग 100% कवरेज ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो तेलंगाना राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज प्राप्त करके वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। याद रखना, PMJDY का 100% कवरेज लिया है इस बार तेलंगाना ने। नेक्स्ट है, व्हाट डज द RBI एनुअल रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 रिवील अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट करेंसी इन इंडिया? तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट भारत में नकली मुद्रा के प्रचलन के बारे में क्या बताती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा द डिटेक्शन ऑफ फेक ₹500 नोट इंक्रीज्ड बाय 14% compared to financial year 2022। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है, पॉइंट वाइज पॉइंट आप देख सकते हैं। फर्स्ट है, द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट फॉर द फिस्कल ईयर 22-23 हैज शेड लाइट ऑन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ काउंटरफीट बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन इन इंडिया। यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट ने भारत में चलन में नकली नोटों की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, द रिपोर्ट हाईलाइट अ सिग्निफिकेंट राइज इन द डिटेक्शन ऑफ फेक ₹500 नोट्स कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। एडिशनली इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द डोमिनेंस ऑफ ₹500 एंड ₹2000 बैंक नोट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एज वेल एज द प्रिवेलेंस ऑफ फेक नोट्स इन अदर डिनोमिनेशंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रिपोर्ट also addresses the decision to the withdraw ₹2000 banknotes from circulation। Let's delve into the details। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द डिटेक्शन ऑफ फेक ₹500 नोट्स इंक्रीज्ड बाय 14% compared to financial year 2022।
Under which section of the Banking Regulation Act 1949 did the RBI grant approval for the merger? पूछा क्या गया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत आरबीआई ने विलय के लिए मंजूरी दी थी? किस धारा के तहत? सेक्शन 44A। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है काफी बार अपनी क्लास में। सेक्शन 44A। RBI has granted approval for the voluntary scheme of amalgamation of Maratha Sahakari Bank with the Cosmos Cooperative Bank। तो क्वेश्चन बना है इस न्यूज से। न्यूज क्या है? न्यूज ये है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, ऐसे ही पूछे जाते हैं कंटेंट से। न्यूज जो है वैसे नहीं पूछा जाएगा कि किस बैंक का मर्जर कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यहाँ बात खत्म हो गई। नहीं, किस सेक्शन के अंडर पूछा है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है ये न्यूज? आरबीआई ने द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ मराठा सहकारी बैंक के समामेलन की स्वैच्छिक योजना के लिए मंजूरी दे दी है। याद रखना, दो बैंक हैं। कौन कौन से हैं? मराठा सहकारी बैंक विद द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। किसमें मर्जर हुआ है? कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ मराठा सहकारी बैंक का। ठीक है, याद रखना। और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड बन गया है कि किस सेक्शन के अंडर। ठीक है, बैंक एक्ट कौन सा है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 44A। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक? इसी पे क्वेश्चन बन गया है। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। पुणे इज द राइट आंसर। द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक इज हेडक्वार्टर इन पुणे, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से मैं बता दूं, क्वेश्चन देख के पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन लेंदी है लेकिन क्वेश्चन में इतना टफ कुछ भी नहीं होता, फुल इंफॉर्मेशन होती है। ये क्वेश्चन तो और इजी होते हैं। पूछा क्या गया है? पेटीएम मनी अ सब्सिडियरी ऑफ 197 कम्युनिकेशन, जो मैंने बताया पेटीएम का पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशन। ठीक है, द पेरेंट एंटिटी ऑफ पेटीएम हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ bonds platform for retail investor in India. What type of bonds can retail investor invest in through Paytm Money new platform? तो Paytm Money Paytm की मूल संस्था 197 कम्युनिकेशन की सहायक कंपनी ने हाल ही में भारत में खुदरा निवेशकों के लिए एक बॉन्ड प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। Paytm Money के नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुदरा निवेशक किस प्रकार के बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं? खुदरा मतलब यहाँ पे रिटेल है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इन सभी बॉन्ड्स में। ठीक है, Paytm Money, a subsidiary of 197 Communication, the parent entity of Paytm, has recently announced the launch of bonds platform for retail investor in India. Paytm Money, Paytm की मूल संस्था 197 कम्युनिकेशन की सहायक कंपनी ने हाल ही में भारत में खुदरा निवेशकों के लिए एक बॉन्ड प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, समझ में आ गया। पेटीएम मनी ने पेटीएम मनी के नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो इन सभी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो सारे बॉन्ड्स रहेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रहेंगे, टैक्स फ्री बॉन्ड्स रहेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। याद रखना, पेटीएम का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन 197 कम्युनिकेशन, हेडक्वार्टर है इसका नोएडा, उत्तर प्रदेश में। फाउंडेशन पेटीएम कब किस ईयर में स्थापना हुई? 2010 में। चेयरपर्सन कौन है? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की बात हो रही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the projected GDP growth rate of the first quarter of financial year 24 as per the RBI's Economic Activity Index? तो RBI के आर्थिक गतिविधि सूचकांक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? वो है 7.6%। ठीक है, RBI has announced the Economic Activity Index now forecasting a strong GDP growth rate of 7.6% for the first quarter of the fiscal year 23-24. ठीक है, the central bank analysis indicates that India's domestic economic condition have sustained the momentum witnessed in the previous quarter of financial year 23. तो बोला क्या गया है इसमें कि RBI ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए 7.6% की मजबूत जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाते हुए अपने आर्थिक गतिविधि सूचकांक की घोषणा की है। और केंद्रीय बैंक के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि
कि भारत की घरेलू आर्थिक स्थितियों ने वित्त वर्ष 2023 की पिछली तिमाही में देखी गई गति को बनाए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which training academy is HDFC Bank partnering with for the Leadership Excellence Program LXP? तो लीडरशिप एक्सीलेंस प्रोग्राम के लिए HDFC बैंक किस प्रशिक्षण एकेडमी के साथ साझेदारी कर रहा है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। किसके साथ? तो राइट आंसर क्या है? मणिपुर ग्लोबल स्किल्स एकेडमी, MGSA, मणिपुर ग्लोबल स्किल्स एकेडमी is the right answer. HDFC Bank, one of India's premier private sector lenders, has announced a strategic partnership with Manipal Global Skills Academy to launch the Leadership Excellence Program LXP. ठीक है, क्या बताया गया है इसमें कि भारत की प्राइवेट सेक्टर बैंक है HDFC, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है, एचडीएफसी ने लीडरशिप एक्सीलेंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए मणिपुर ग्लोबल स्किल्स एकेडमी के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। एचडीएफसी के चेयरपर्सन कौन है, क्या नाम है उनका? शशिधर जगदीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the MD and CEO of Karnataka Bank as May of 2023? कर्नाटक बैंक के MD और CEO के रूप में किससे अपॉइंट किया गया है? क्या नाम है उनका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या नाम है उनका? श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। ठीक है, श्री कृष्णन हरिहर शर्मा इज द राइट आंसर। कर्नाटका बैंक, Karnataka Bank, a prominent Indian banking institution, has announced the appointment of Sri Krishnan Harihar शर्मा एज इट्स MD एंड CEO। तो कर्नाटक बैंक के एक प्रमुख भारतीय बैंकिंग संस्थान ने श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को अपना नया MD CEO अपॉइंट करने की घोषणा की है। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू बॉब इको रिसर्च, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेंज फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बॉब की इको रिसर्च के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेंज क्या है? कितना है इंडिया का? 6 to 6.5%। ठीक है, experts from various agencies have estimated India's economic growth for the fiscal year 23-24 to be in the range of 6 to 6.5%। विभिन्न एजेंसियों के विशेषज्ञों ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी जो है परसेंटेज कितना बताया है? 6 to 6.5% की सीमा में रहने का अनुमान लगाया है अकॉर्डिंग टू बॉब इको रिसर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंकिंग मस्ट हैव द टॉप परफॉर्मर इन एनपीए मैनेजमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23? तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान एनपीए प्रबंधन में कौन सा बैंक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। Bank of Maharashtra, a Pune-based state-owned lender, has been recognized as the best bank in managing bad loans, achieving remarkably low net performing asset ratio of 0.25% during the financial year that ended in March 2023. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक पुणे बेस्ड राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता को खराब लोन्स के प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान उल्लेखनीय रूप से कम शुद्ध और गैर निष्पक्ष एनपीए अनुपात 0.25% प्राप्त कर रहा है। कौन सा बैंक है ये? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। याद रखना, फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान एनपीए मैनेजमेंट में कौन सा बैंक टॉप पे रहा है, उभरा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मर इन एनपीए मैनेजमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the projected GDP growth rate for India in financial year 23 according to the SBI EcoRep report? तो SBI EcoRep report के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? वो है 7.1%। ठीक है, The latest report by SBI EcoRep indicates that India's GDP is expected to grow at rate of 7.1% in financial year 23, aligning with the second advance estimates released by the NSO. NSO क्या है? National Statistical Office in February. This projection is in line with the RBI recent statement suggesting that GDP growth for financial year 23 could surpass the 7% estimate. क्या बताया गया है पूरी इंफॉर्मेशन में? कंटेंट जरूर पढ़ना है, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर से बता दूं, कुछ लोग बोर हो जाते हैं सुन के, लेकिन मुझे बताना मेरा काम है, जरूरी है। ठीक है, एसबीआई इकोरेप की नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि फरवरी में एनएसओ द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के साथ संरेखित करते हुए भारत का जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24 अकॉर्डिंग टू द एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट। तो एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ये 2023 की बात थी, ये 2024 की बात है। 6.2% क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। 2024 में कितना है, 6.2%। ठीक है, कंटेंट समझा दिया है, देख सकते हैं आप लोग। चलेंगे नेक्स्ट पे। What is the purpose of the new regulation requiring income proof for investment of rupees 10 lakh or more in small saving scheme? छोटे बचत योजनाओं में 10 लाख रुपए या उससे अधिक के निवेश के लिए आय प्रमाण की आवश्यकता वाले नए नियमों का उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्या है उनका उद्देश्य, ये पूछा गया है। क्या है? टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज द राइट आंसर। कंटेंट देख लेते हैं। Relatively high interest rates and minimal credit risk have made small saving scheme increasingly appealing to investors। तो अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दरों और न्यूनतम ऋण जोखिम ने छोटे बचत योजनाओं को निवेशकों के लिए तेजी से आकर्षक बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 84.50 लाख ऑन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट वाज द रीजन फॉर द पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द आरबीआई? आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 84.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने का कारण क्या था, क्या रीजन था, क्यों लगाया है आरबीआई ने जुर्माना? क्या राइट आंसर हो जाएगा? नॉन कंप्लायंस विथ फ्रॉड रिपोर्टिंग नॉर्म्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, आरबीआई हैज अनाउंस्ड अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 84.50 लाख ऑन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर इट्स फेलियर्स टू कंप्लाई विद सर्टेन प्रोविजंस रिलेटेड टू फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग। बोला क्या गया है इसमें कि आरबीआई ने धोखाधड़ी, वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 84.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। कितना अमाउंट याद रखना, 84.50 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the general government deficit as a percentage of GDP in 22-23 according to the RBI annual report? तो RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सामान्य सरकारी घाटा क्या था? 9.4%। ठीक है, बोला क्या गया है कंटेंट में, द आरबीआई हैज रिलीज्ड इट्स एनुअल रिपोर्ट फॉर दिस फिस्कल ईयर 22-23 हाईलाइटिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन द जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट एंड डेब्ट। तो आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें सामान्य सरकारी घाटे और ऋण में महत्वपूर्ण सुधारों पर प्रकाश डाला गया है। द रिपोर्ट नोट्स दैट द जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट मॉडरेट टू 9.4% ऑफ जीडीपी। कितना परसेंट है? 9.4%। चलेंगे नेक्स्ट पे। जीडीपी के जितने भी क्वेश्चंस हैं टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, इसलिए अपडेटेड रहना एग्जाम देने से पहले। रिसेंटली कोई एग्जाम है, जैसे अभी आपका आईडीबीआई एग्जाम है और बीओबी एग्जाम है, तो ये सारे के लिए तो अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद में भी चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए जब भी एग्जाम देने जाएं करंट वीडियो, अपडेटेड वीडियो देख के जरूर जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the government debt as a percentage of GDP in 22-23 according to the RBI annual report? तो RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी ऋण कितना था? तो वो था 86.5%। ठीक है, कितना था? 86.5%। द आरबीआई एनुअल रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट द गवर्नमेंट डेब्ट स्टूड एट 86.5% ऑफ जीडीपी इन 22-23। तो आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट ये बताती है कि 2022-23 में सरकारी कर्ज जीडीपी का 86.5% था। कंप्लीट हुआ हमारा मई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, जितना भी न्यूज है सभी कुछ है इसमें। बैंकिंग है, फाइनेंशियल है, बिजनेस है, इकोनॉमिकल है। तो इसका पार्ट 1, पार्ट 2
एंड पार्ट 3 कंप्लीट पीडीएफ नीचे दिए गए लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर जरूर करें, अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताएं। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़ सकते हैं, इन सभी पर जरूर जुड़िए अपडेट रहने के लिए क्लासेस के रिगार्डिंग। तो आप लोग इन सभी पे जरूर जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, जिससे आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले, अपडेटेड न्यूज मिले, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल जरूर रखिए।